जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जो ये इस YouTube चैनल है, इस YouTube में आप UPSC और स्टेट PCS की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाएगा। ये हमारी गारंटी है। और लेकिन आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं। मेहनत हम और मुझे और आपको मिल के करनी है। तो चलिए, do not waste our time, let's go to our topic, let's go into topic। इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, हम हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। चलिए, कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा पे बोलूँगा, आप जो भी माध्यम में पेपर लिखें, आपकी भाषा पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी माध्यम में हैं, मैं हूँ हिंदी माध्यम में, तो आपकी भाषा यानी मेरी भाषा हिंदी माध्यम है, उस पर मुझे अच्छा खासा अपना अधिकार होना चाहिए। यानी कि पकड़, मेरी भाषा सुसंस्कृत होनी चाहिए। मतलब जो संसदीय भाषा है, ऐसी नहीं कि अरे यार का हो, जो भी हम आम बोलचाल में बोल देते हैं, ऐसा नहीं। जो संवैधानिक भाषा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा मेंस का रिज़ल्ट ही हमको अपने गोल्स में ले जाएगा, गोल्स की ओर ले जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स तो ठीक है, छांट देगा आपको। प्रीलिम्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें लिखना ही है यार। अगर भाषा ही कमज़ोर होगी तो लिखेंगे क्या? तो चलिए, तो कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका संसदीय सरकार की व्यवस्था, कार्यपालिका संसदीय सरकार की व्यवस्था। अब इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा संघ की कार्यपालिका, दूसरा भाग है हमारा राज्य की कार्यपालिका। शक्तियों का अनुसूची 7 में शक्तियों का पृथक्करण है ना। संघ के विषय है, राज्य के विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है। तो इसी तरह संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका है। तो ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आते हैं और मान्यवधी आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, साथ में मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और महान्यायवादी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, जहां एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से 74 एवं 75 74 एंड 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है कौन? भारतीय संविधान, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय व्यवस्था होती है, और अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 आर्टिकल 163 के माध्यम से राज्य में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यान्वयन के कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका, अपने आपको पता है ना, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है यानी एग्जीक्यूटिव होती है, विधायिका यानी संसद के प्रति अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे? कि वो लोकसभा में, जिसका लोकसभा में बहुमत होगा, संसद हो गया,
इसके संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन एवं निम्न सदन। जिस पार्टी का निम्न सदन में बहुमत होगा वो गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। जो बहुमत में नहीं होगा वो विपक्ष में होगी। तो बहुमत, अगर हमारा संसद में बहुमत है तब जाके हम गवर्नमेंट यानी सरकार बना लेंगे। तो हम सरकार अल्टीमेटली किसके प्रति उत्तरदायित्व है? संसद के प्रति है ना। कि अगर अविश्वास प्रस्ताव उसका कहाँ पास होगा? संसद में पास होगा। संसद में पास होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उन्हें त्यागपत्र कहाँ देना है? संसद में ही तो देना है। चलिए, तो उत्तरदायी होती है। परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। हाँ, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप में अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आया। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपने समझ लिया, अभी समझा हमने। परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में आपको पता है ना, राष्ट्रपति शासन भी होता है। कब होता है? अनुच्छेद 356 में। कब होता है ये बताएंगे हम आपको बाद में। आपातकाल भी होता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात होता है 360 में अनुच्छेद, ठीक है। आर्टिकल लगा दीजिए अनुच्छेद 360 में। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप में अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ जो राज्य की कार्यपालिका है, अब हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कितने लोग आते हैं? राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ठीक है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक यानी 52 से 78 78 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक प्रावधान है क्या? संघ की यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका का वर्णन 52 से 78 तक में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक में है। वहीं दूसरी ओर तो वहीं राज्य के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 और केंद्र के लिए संविधान के भाग 5 यानी रोमन अंक में लिखा है, हम ये लिख देते हैं संविधान के भाग 5 और इसमें 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक, 153 से 167 तक याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में जरूर। 153 से लेकर 167 तक, 153 से लेकर 167 तक, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक, 153 से 167 तक। मैं अपने आप को थोड़ी छोटा कर लेता हूँ, चलिए 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के निर्माण, जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी भारतीय कार्यपालिका, मान लीजिए ये है कार्यपालिका, इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट होगा, एक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वहाँ का मंत्रिपरिषद भी होता है जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं, और हमारे होते हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, ठीक है,
महाधिवक्ता होते, महान्यायवादी होते हैं, महाधिवक्ता राज्य में होते हैं, महान्यायवादी से मिलकर मिलकर होता है। तो वही राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम, मंत्रिपरिषद, यहाँ भी कैबिनेट होती है, और महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, से मिलकर बना होता है। संघीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूँकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है। संघीय कार्यपालिका एवं राज्य कार्यपालिका का निर्माण जो होता है, संघीय का और राज्य का कार्यपालिका का निर्माण जो होता है विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है। इसलिए कार्यपालीय स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, इसलिए हम केंद्र का अलग पढ़ते हैं यानी सेंटर का अलग, और राज्य का यानी स्टेट का अलग। हम कार्यपालिका देखते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, संघ की कार्यपालिका। तो चलिए भारत का राष्ट्रपति स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का, ठीक है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष होता है। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, होता है, एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है, ठीक है। एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं। ये आपको पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, अभी अभी पता चला। राष्ट्रपति तो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन उसे हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे ब्रिटेन में राजा होता है, नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। वैसे ही भारत में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। सॉरी, मुझे जुकाम है इसलिए सॉरी, माफ़ करिएगा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो परिचायक होता है, ये आप समझ गए। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद, अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। एक चीज़ और कि भारत में जितने भी कानून पास होते हैं, उन कानून पास होने से पहले उसमें अगर कानून में जो पास होता है, भारत के जितने भी सरकारी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो सरकारी काम वैध नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे, न कानून वैलिड होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों, ये हो गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद आर्टिकल 54, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन फिर से समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के, तो हाँ, माफ़ करिएगा क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती है। आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, ठीक है, दिल्ली विधानसभा के सदस्य इनमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो निर्वाचित होते हैं, जो नामांकित होते, मतलब जो चुने जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं,
और एक होते नामांकित होते हैं, वे वोट नहीं डालते। कहाँ के विधानसभा के, राज्य के विधानसभा के सदस्य। जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं देखते हैं। इसमें शामिल ना होने वाले सदस्य, शामिल होने वाले सदस्य एक तरफ, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन शामिल नहीं होते? पहले हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, हाँ मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामले राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। किसी भी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य, ये सब भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति क्या है? अनुच्छेद 55। निर्वाचक की रीति भी तो होनी चाहिए, किस प्रकार चुनाव होते हैं उनका, किस प्रकार वो चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक की नीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए, मेन बात है, याद रखिएगा। तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। कैसे निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। ध्यातव्य कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? इस सूत्र के द्वारा पता चलेगा। कैसे? राज्य की कुल जनसंख्या ऊपर लिख लेंगे, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य लिख लेंगे यहाँ पर बटे में। पहले राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000, ठीक है, 1/1000। अब संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम फिर से समझते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, ठीक है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को सभी राज्य जितने भारत में हैं उनके निर्वाचित सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। चलिए सूत्र के द्वारा समझते हैं। एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है? बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी यानी इंडिया में जितने भी राज्य पाए जाते हैं 28 पाए जाते हैं, उनके सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बट्टे यानी भागे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। संसद में एक संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन निम्न सदन, ठीक है। तो वहाँ जितने भी सदस्यों की संख्या यानी 545 यहाँ लोकसभा में और 250 हमारी राज्यसभा में, तो टोटल कितने हुए? 700 और 750 और लगभग 790 ऐसे कुछ है। तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या बट्टे में लिखेंगे, इस तरह प्राप्त हो जाएगा एक सांसद का मूल्य। चूँकि मैं बताना चाहता हूँ, अरे राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है भैया?
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं भैया। आरक्षण, वो राजस्थान वाला नहीं ना, यहाँ आरक्षण वाला कोटा है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। कोटा बराबर होता है कुल वैध मत बटे कुल पद धन 1 हो गया, धन 1 बाद में, मतलब कि कुल वैध मत कितने पड़े हैं बटे में कुल पद कितने हैं, फिर उस पद में 1 जोड़ देना है, फिर बाद में इनका जो निकलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह निकल आएगा कोटा हमारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। कहाँ निपटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय की देखरेख में, कहीं और नहीं जा सकते आप, एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। चलिए, हम बहुत नीचे चले गए थे तो थोड़ी पॉज करके हम ले आए आपको वापस। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं भाई साहब ध्यान दीजिएगा। मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम, यानी कि मतदाता जो मत दे रहा है वो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं जितने के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है कि हमें ए नाम के आगे हमने 1 लिखा, बी नाम के आगे 2 लिखा, सी नाम के आगे 3 लिखा, 4 नाम के आगे 4 लिखा। समझ में आया? चलिए, प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। मतलब अगर एक उम्मीदवार ने, जैसे गोलू है, उसने ए को ए दिया, बी को 2 दिया है, और सी को 3 दिया और डी को 4 दिया भाई साहब। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर गोलू के लिए हम जी लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। अरे भाई साहब, चलिए गोलू के लिए हम कुछ तो करें। गोलू के लिए हमने भाई साहब गोलू लिख दिया, और यहाँ पर मोलू है तो मोलू भाई साहब आप थोड़ी ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से वोट डालिएगा। ए है, बी है, सी है और डी है, इतने प्रत्याशी हैं। तो ए को इन्होंने 3 दिया, बी को इन्होंने 2 दिया और सी को 1 दिया और डी को 4 ही दिया। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है, प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है रे बाबा। तो भैया यहाँ पर सी को लिया जाएगा, यहाँ पर ए को लिया जाएगा। अब इसी तरह क्रम चलता रहेगा, पहले फर्स्ट नंबर वाले को गिना जाएगा। ठीक है, अरे पूरा कट कर बाबा। चलिए, उम्मीदवार को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मत के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मत में बांट दिया जाता है। अरे समझ में आया? इस खोपड़िया में नहीं आया तो कोई बात नहीं। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत, मान लीजिए डी को न्यूनतम मत मिले हैं, प्रथम वरीयता किसी एक आदमी ने कह दिया कि ये फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे एक ही आदमी है, इसको फिर हटा दिया गया। उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को, जो अगर किसी व्यक्ति ने इसे कह दिया कि डी को कि ये सेकंड आना चाहिए, इसकी संख्या है लगभग 4 है, तो 4 को मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो जैसे ए है, बी है, सी है, ए को 10 लोगों ने कहा, बी को 9 लोगों ने कहा, सी को अगर 8 लोगों ने कहा, तो ये जो 4 है ना, इन सब में बांट दिया जाएगा बराबर। यह प्रक्रिया
जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता तब तक चलती रहती है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ में आया? नहीं। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कोई व्यक्ति है, राष्ट्रपति बन गया। अब उच्चतम न्यायालय में विवाद चलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी निर्णय दिए है, कोई भी कार्य किया है तो वो वैध होंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली भारत के राष्ट्रपति उस समय थे, तो जो भारत का प्रथम नागरिक है, प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में आर्टिकल 56 में, अब जल्दी पढ़ेंगे थोड़ी। क्यों जल्दी भाई, क्यों जल्दी? शादी में जाना है? नहीं। तो निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56, तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। भाई साहब, पद धारण करने की, बहन जी भी बुरा मत मानिएगा, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में यानी पद के रहने के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ से लाया गया? अमेरिका से, ठीक है, मेड इन अमेरिका। मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं, अमेरिका ही से लिया गया है। हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा तब तक वह राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले। 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी, मान लीजिए 5 वर्ष हो गए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए व्यक्ति प्रेसिडेंट है, तो अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो 5 साल के बाद तक भी राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक बी व्यक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 आर्टिकल 56 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो ओबामा साहब 2 ही बार हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाए। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना सूचना चुनाव आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें। अब भैया शर्तें भी तो हैं, एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, बिल्कुल है। अर्हताएं हैं, क्या हैं? अनुच्छेद 58 में दिया गया है, 58 में दिया गया, आर्टिकल 58 में दिया गया है। क्या दिया गया है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह पहली बात तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये नहीं कि 25 साल का व्यक्ति विधायक बन गया तो राष्ट्रपति भी बन जाएगा, ऐसा नहीं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, यानी कि कोई लाभ का पद उसे पहले से प्राप्त ना हो, अगर हो तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, नहीं देता तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी से हटना पड़ेगा। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। अब राष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यक्ति किसी संघ सरकार में, मान लीजिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते, वो ना ही राज्य सरकार में हो सकते, ना मुख्यमंत्री हो सकते, ना प्रधानमंत्री, एक साथ वो 2 काम नहीं कर सकते। संसद, नोट है, नोट कर लीजिए भैया बहनों,
संसद निर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार भैया? 5 बार। संविधान में लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 102 का कहाँ 102(1) का अनुच्छेद 102(1) का में तथा अनुच्छेद 19(1) में इसका उल्लेख मिलता है। लाभ के पद में निम्नलिखित पदों को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रपति को, किसी राज्य का राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, संघ या राज्य का मंत्री को लाभ का पद। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी खो देगा। 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति के। अगर चुनाव के नामांकन दायर करने जाएंगे तो वह 50 प्रस्तावक लिवाए जाएंगे और 50 उम्मीदवार यानी 100 लोगों को उम्मीदवार करूँ, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेंगे। पैसा भी जमा करेंगे 15,000 रुपया। ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी पैसा उनके जब्त हो गए। शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 59 में शर्तें भी हैं। ये दोस्तों, अभी हमने सर्दी बढ़ गई है, रात का समय होने वाला है 5:18, क्योंकि शाम ढलते ही सर्दी बढ़ने लगती है। तो एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। अब यहाँ पर नोट है, तो नोट संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। क्यों? संविधान में लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 102 यानी अनुच्छेद 102(1) और का, ठीक है, एक का अनुच्छेद 191 अनुच्छेद 191 का क्यों लिख रहे हैं यार, का नहीं है, एक है, एक में इसका उल्लेख मिलता है। लाभ के पद में निम्नलिखित पदों को शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य का मंत्री। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए ये हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद। राष्ट्रपति के लिए फिर भी पढ़ ले रहे हैं। चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वह अपनी उम्मीदवारी को खो देगा। और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। शर्तें हैं, क्या है शर्तें? कुछ शर्तें भी हैं। अनुच्छेद 59 में यानी 59 में वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया चुकाए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपाधियां, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपाधियां, भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ है? वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये गारंटीड है, बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद आपको बताया, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। बिना राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास मिलेगा यानी राष्ट्रपति भवन मिलेगा, आवंटित होगा बिना किराया चुकाए। उसका किराया उनको नहीं देना पड़ता है। ठीक है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे। बहुत
राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। आप तो जानते ही हैं, बहुत ही सम्मानीय पद है, तो उनकी खातिरदारी तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र का अभिमान होता है वो पद। तो आपने ठीक है यहाँ तक पढ़ा हमने। उसकी उपलब्धियों और भत्ते, ये ठीक है, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। शपथ अनुच्छेद 60 में, माफ़ करना दोस्तों, बीच में भैया का फ़ोन आ गया तो थोड़ी सा पॉज करना पड़ा, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। शर्तें जो हमने पढ़ ही ली हैं। वह व्यक्ति जो संसद, ठीक है, शपथ है अनुच्छेद 60 के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। यदि मुख्य न्यायालय, देखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि नहीं? राष्ट्रपति शपथ क्या लेते हैं? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा। संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा। भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूँगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने कहा था कि आगे महाभियोग पढ़ेंगे। अब आ गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। ओके, अब चलिए, महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन, भाई साहब, बहन जी, महानुभावों, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। आप बिना बताए राष्ट्रपति को बिना अवगत करिए ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 1/4 कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो हम पहले प्री नोटिस देंगे माननीय राष्ट्रपति को, वो कम से कम सदस्य, किसके सदस्य होंगे? उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या, जिस भी सदन में ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के, ठीक है, जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें उस सदन की कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या का 1/4 भाग के हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरे सदन में राष्ट्रपति, चलिए, ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में आरोप लगाया जाता है, तो उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य 2/3 से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। महाभियोग अगर लोकसभा में पारित हो गया तो वहाँ पर 2/3 सदस्य इसको पारित करके अगले सदन या राज्यसभा में भेज देंगे, ठीक है, राज्यसभा में भेज देंगे। इससे इन आरोपों की जांच हो सकेगी, ठीक है, अगले सदन में भेज दिया गया। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, यानी राज्यसभा में, मान लीजिए राज्यसभा में अगर भेजते हैं तो वहाँ अपना राष्ट्रपति पक्ष रख सकता है। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव
पारित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा से भी 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को पारित करने के बाद ये प्रस्ताव जाता है राज्यसभा में। वहाँ से अगर वहाँ अपना राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष रखने के बाद अगर सही पाया जाता है इन आरोपों को तो 2/3 सदस्यों द्वारा अगर पारित हो जाता है तो इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, जिस दिन ये पारित हो जाता है उसी दिन से राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। ओके, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। या वो अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हो सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर नोट करने की आवश्यकता ये है कि राष्ट्रपति व महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सदस्य भाग लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग में राष्ट्रपति के, महामहिम राष्ट्रपति के। लेकिन विधानसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य जो राष्ट्रपति को चुनते हैं लेकिन उनके महाभियोग में भाग नहीं लेते। ठीक है, भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये अपने देश की खासियत है, इसीलिए हम अपने देश को महान बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग कौन कौन से हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त, मुख्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। ठीक है, राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक, राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल, वाइस गवर्नर एंड प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को 280 के अनुच्छेद 280। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति पर, राष्ट्रपति के त्याग देने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने पर। ठीक है, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने पर। याद रखना, महाभियोग अनुच्छेद 61 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। चलिए, राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संपन्न करता है। उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, वेतन भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति की गैर अनुपस्थिति में जो भी व्यक्ति उनके रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उनको वे सारी शक्तियाँ मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। चलिए,
नोट करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का जो कार्य है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगर आ गई तो बहुत अच्छी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है, क्यों आप बहुत मेहनती हैं। जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, राष्ट्रपति की रिक्तियाँ यानी प्रेसिडेंशियल पावर्स, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रेसिडेंशियल पावर क्या क्या हैं? महाराज, देवियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो अक्सर पेपर में आता है, कोई फर्जी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। मैं ऑथेंटिक बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो विश्वास रखिए जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आएगा ही। चलिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रेसिडेंशियल पावर्स, कार्यकारी शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। पहले तो हमारी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत पहली आती है कार्यकारी शक्तियाँ। तो पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कोई भी कार्य हो बिना राष्ट्रपति के नाम यानी नाम मतलब हस्ताक्षर के वो कार्य पूरा माना जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। आपने देखा होगा टीवी पर लाइव प्रसारण होता है, जब नई कैबिनेट या नया मंत्रिमंडल गठित होता है तो माननीय राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। चलिए, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मंत्रीगण, जो मंत्री होता है, अगर उसको बर्खास्त करना है तो राष्ट्रपति ही करेंगे। राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए, होंगे ही। ठीक है, धारण करेंगे। राष्ट्रपति अपना कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, परंतु मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। किस परिषद का? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जिससे केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। अंतर्राज्यीय परिषद आप तो जानते ही हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता लेकिन अब जान गया हूँ। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जिससे केंद्र और राज्य संबंध फेडरल एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है एवं वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता। माननीय राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी क्षेत्र, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र है कि गाजियाबाद को हमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो कर दिया, हमें नहीं, माननीय राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु करते हैं। ठीक है, करता है या करते हैं, वैसे करता ही बोलूँगा।
क्योंकि एक पद है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन भी करता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्ताव एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो इस बुक में लिखा है, अपने मन से तो नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी को अगर सही चीज़ मिले, सही जानकारी प्राप्त हो, तो वो परीक्षा में अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकता है। तो जो इस बुक में लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि विधायी, अभी ये कार्यकारी शक्तियाँ थी, अब ये हैं विधायी शक्तियाँ, यानी ठीक है। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। किसी कानून को पास करवाने के लिए संयुक्त अधिवेशन की जरूरत है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जैसे कि लिखा है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, जब प्रथम अधिवेशन होता है संसद का, और प्रत्येक नए चुनाव, कोई भी चुनाव हुआ 5 वर्ष बाद, नई सरकार का गठन हुआ, तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है, संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक, ऐसा विधेयक जिससे अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि में व्यय करना पड़े, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो, या जिनसे राज्यों या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, को धन वितरित किया जाता हो। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों, इन सब से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यदि कोई विधेयक संसद ने पास कर दिया, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 3 शर्तें हैं, या तो संसद ने पास कर दिया कोई बिल राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, तो उस बिल को वो स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, उसी बिल को वापस भेज सकते हैं। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि धन विधेयक जब पास होता है, उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके वो पास होता है। जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी विचार के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। स्वीकृति या तो दे सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं, अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, लौटा सकता है कि राज्य विधायिका से कोई विधेयक राज्यपाल के पास गया, ठीक है, राज्यपाल ने उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया,
राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो राज्यपाल के पास भेज सकते हैं। तो मतलब सुरक्षित रख सकता हो तो राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। नोट, राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर पुनर्विचार के बाद राज्य विधायिका ने वो विधेयक किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। लेकिन केंद्रीय कार्यपालिका यानी केंद्रीय संसद में है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्ते के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य, विधायी यानी कि जो कानून से जुड़े हो, कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, विधायिका बनाती है। ठीक है। तो चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। भैया पहला पॉइंट है क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव में शांति सुशासन के विकास के लिए विनियमन बना सकता है। विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर शर्त यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो। पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन शर्त है कि वहाँ की विधानसभा विघटित अथवा निलंबित हो। वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है माननीय राष्ट्रपति जी के पास, देखते हैं। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति को निम्नांकित शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या क्या? धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया। और ठीक है। और धन विधेयक पेश होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा तो राष्ट्रपति उसे वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि इनकी पहले से पूर्वानुमति होती है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। आकस्मिक निधि का प्रयोग किसका भैया? आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट से वार्षिक वित्तीय विवरण, बहुत देर से हो गया एक ही कलर से है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखना। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। समझ लिए? बहुत अच्छे। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स भी तो है राष्ट्रपति के पास। अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह भी ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि की व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन
प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां होती हैं। कौन कौन से ऐसी शक्ति होती है? यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत है। सैन्य न्यायालय से दंडित वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड हो। अगर मृत्युदंड किसी को मिला है तो राष्ट्रपति के पास, चलिए यहाँ तो कुछ सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स भी है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। जल सेना के प्रमुख की, वायु सेना के प्रमुख की और थल सेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है। आपातकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी पावर्स। आपातकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी पावर्स क्या हैं? आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, अब चलिए वापस बैक टू रेड में आते हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया गया है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तो मैंने राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद आर्टिकल 352 और राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी के संदर्भ में आर्टिकल 356 ठीक, और 365 संदर्भ में अनुच्छेद 365 तथा अनुच्छेद 356 तथा 365, 365 आर्टिकल 365 और वित्तीय आपात होता है हमारा अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 ठीक है। मूल अधिकारों के संबंध में आपात के प्रावधान क्या क्या है? मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के प्रयोग को 3 आधारों पर प्रयोग किया जाना था। कौन कौन से भैया? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर। ऐसी स्थिति में आपात की उद्घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपात की उद्घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लग सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास विकल्प होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक और आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करके उसकी अवधि तय कर सकता था, परंतु कालांतर में आंतरिक अशांति जैसे प्रावधानों के अत्यधिक उपयोग ने विवाद की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में मोरारजी देसाई के तत्वाधान में संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 कर राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति यानी आंतरिक इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है, जोड़ दिया गया। अब यदि आपात की उद्घोषणा पहले 2 आधारों पर हुई है अर्थात युद्ध और बाह्य आक्रमण, तभी अनुच्छेद 358 स्वतः लागू होगा, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण है तभी अनुच्छेद 19 निलंबित किया जाएगा, अन्यथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता। पहले 2 आधारों पर किया जा सकता था। एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के सहारे भी इस अधिकार का निलंबन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 359 के तहत वह आदेश जारी कर यह जरूर बताता है कि और कौन कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे। मान लीजिए कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत लग गया तो अनुच्छेद 358 एक्टिवेट हो जाएगा।
अनुच्छेद 358 एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट हो गया अगर, तो अनुच्छेद 19 के अंतर यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिलती है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि अनुच्छेद 359 में वो अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। और कब तक करना, ये भी उनको अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता। सारे मूल अधिकार को छूइए आप, न्यायालय ने कहा है सभी मूल अधिकार में आपको छूइए, राष्ट्रीय आपातकाल में हटा दीजिए, उनको निलंबित कर दीजिए। लेकिन अनुच्छेद जो 20 है यानी आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, उसको आप जीवन की स्वतंत्रता को आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुखों को यह शक्ति दी जाती है। वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को, वह विधेयक होती है यानी संसद द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। क्यों? यह शक्ति दो कारणों से दी जाती है। चलिए, यह विधायिका यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना यानी कि जो ढांचा है संविधान का मूल भावना के विपरीत है, तो उसे रोका जा सके। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा रीजन क्या है भैया? यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो, और विमर्श न किया हो, चलिए विमर्श न किया हो तो भाई साहब, और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया गया हो, तो उसे सुधारा जा सके। अब देखिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अपनी सहमति दे, अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले, विधेयक या धन विधेयक को छोड़कर विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देती है, मतलब अगर संशोधन करती है विधेयक में संसद तो ठीक, अगर नहीं करती, उसका मन है कि नहीं करना भैया, हम भेज रहे हैं ऐसे ही, आप पारित तो आपको करना ही पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को तो उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, बाध्य है वो। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई है, इसलिए कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके। विधान मतलब कानून को रोक सके, एवं संसद के जल्दबाजी एवं बिना विचार किए गए विधेयक को देश हित में रोक सके। प्रायः विश्व के सभी देशों में कुल 4 प्रकार के वीटो प्रयोग में होते हैं, लाए जाते हैं। वीटो नंबर 1 आत्यंतिक वीटो, तो आत्यंतिक वीटो। दूसरा है हमारा विशेषित वीटो, तीसरा है हमारा निलंबकारी वीटो, चौथा हमारा पॉकेट वीटो। तो चलिए पहला पढ़ते हैं आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयकों के संदर्भ में भी जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे और दूसरा मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए किया जाता है। ठीक है। विशेषित वीटो, इसमें क्या होता है, कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका यानी कि क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। ठीक है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। अच्छी बात ही ये है। और निलंबकारी वीटो, तीसरा है हमारा निलंबकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाता है। ठीक है। निलंबकारी वीटो।
इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देश में भी होता है। यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो भाइयों बहनों, देवियों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। सुन लिया। फाइनल है पॉकेट वीटो, चौथा नंबर है पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे, एक मिनट मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे अर्थात अपनी सहमति या सहमति कुछ न दे। अब हमारे पास कुछ आया, प्रस्ताव आया, राष्ट्रपति के पास कुछ प्रस्ताव आया, विधेयक आया, कानून आया, राष्ट्रपति कह रहे हैं चुप्पा इसे अलमारी के अंदर रख दिया। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिन के लिए ही रोक सकते हैं, परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास समय का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति अत्यंत अधिक है कि उनके पास अल्टीमेट पावर है, पॉकेट वीटो कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून मान्य नहीं होगा, संवैधानिक नहीं होगा। तो सरकार के सारे कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, तो भैया मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का पद ऐसे ही नहीं बना दिया है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पिप्स यानी पटियाला एंड ईस्ट पाकिस्तान स्टेट यूनियन आत्यंतिक वीटो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया, अर्थात आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। आत्यंतिक वीटो क्या होता है महाशय? अभी आपको बताया ना, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, प्रयोग किया गया। परिस्थिति यह थी कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। कारण ये था कि विधेयक जो था ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा जेवी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में लाया गया था, तो उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया। चलिए, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियम में ये है चेक एंड बैलेंस का खेल कि राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो है ना, वो कहाँ है? उल्लिखित है संविधान में। लेकिन संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास, यानी कि संसद के पास, यानी कि कार्यकारी अगर बहुमत में है तो वो उसमें संविधान संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन अगर किया है तो उसमें राष्ट्रपति अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का खेल है। कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता अपने मेकर बहुत ही महान थे, बहुत ही सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है, इसलिए सैल्यूट कीजिए। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये तो बात माननी ही है, सर्वमान्य है, जो कि देश में एकता, अखंडता और शुचिता एवं सहिष्णुता को स्थापित करने के विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। बोलो, बिल्कुल सही है। एक तरफ जहाँ वह यानी राष्ट्रपति संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधायिका यानी विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक
लगाता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक लगाता है। बिल्कुल सही है। चलिए, चूंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। ये जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून नहीं बनता। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, तो अल्टीमेटली राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति की बात मानेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करता है। ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध हैं। उनके पास क्या क्या है वो भी देखते हैं। पहला है, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे। पहली बात है कि विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करें। भाई साहब, दूसरी बात है अपनी सहमति सुरक्षित रख लें। उनके पास भी अधिकार है कि वो अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें। तीसरा है, विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दें। तीसरे और चौथा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर लें अगर राष्ट्रपति के पास गया कोई विधेयक तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। अगर वो पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेजते हैं और राज्य विधायिका बिना संशोधन किए या संशोधन करने के बाद राष्ट्रपति के पास पुनः वो विधेयक भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के पास समय सीमा नहीं है कि वो विधेयक को कब तक लौटाएं, वो बाध्य नहीं है। चलिए, विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख लें। विधेयक को राष्ट्रपति के विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दें। विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर लें। यदि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 यानी कि 2000 नहीं है, हमने 2000 लिख दिया, 201 अनुच्छेद 201 अनुच्छेद 201 के तहत निम्न विकल्प होते हैं। क्या क्या? विधेयक पर अपनी सहमति दे, विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखे, विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखे और राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास वापस दे दिया। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी तो है। तो ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123, राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे अध्यादेश कहा जाता है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। भाई साहब, नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए किया जाता है। अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय, जिसमें देर नहीं की जा सकती, वैसे मामले। इसका प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं। ये भी उनके पास हथियार है। ठीक है, परंतु यह प्रवृत्ति से अल्पकालीन अवधि की होती है। ये भी अधिकार है। अनुच्छेद 123 के अनुसार, यानी जनता के पास है ना, ये जनता मतलब संसद के पास है ना। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं। क्या क्या? 123 में ये परिस्थितियां दी गई हैं। अनुच्छेद 123 में परिस्थितियां दी गई हैं। क्या क्या? यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन संसद सत्र में न हो,
राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। संघ सूची, पहला तो संघ सूची हो गया, दूसरा समवर्ती सूची हो गया, ठीक है। संबंधित अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि, विवाद। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर अध्यादेश संसद की पुनः बैठक यानी कि 6 महीने में संसद की बैठक होती है, अनिवार्य है। पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह संसद की दोबारा बैठक के संसद जब दोबारा बैठेगी 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। चलिए, समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दें, यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि संसद के दोनों सदन की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यदि संसद के दोनों सदन की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक होती है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है। अगर संसद मंजूरी देती रहे तो 6 महीने तक चलेगी, अगर नहीं देती तो 6 सप्ताह तक चलेगी, ठीक है। 6 सप्ताह तक चलेगी। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है, पता है ना आपको। चलिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। 1970 के RC कपूर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। असद्भाव के कहाँ हम पहुँच गए यार, बहुत दूर पहुँच गए। लगता है हमारा राष्ट्रपति का जो ये था पद की रिक्तता यहीं पर तो है। वीटो पावर ये हो गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्याय यहीं पर तो है। चलिए, DC वाधवा मामले, दूसरा मामला है DC वाधवा मामले। 1987 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो वह असंवैधानिक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। DC वाधवा मामले 1987 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना अथवा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो वह असंवैधानिक घोषित है, असंवैधानिक है, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 72 में द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 72 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा कर सकते हैं: संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति, संघीय विधि के विरुद्ध दंडनीय व्यक्ति, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति और मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को डेथ पेनल्टी। अगर लास्ट में फांसी होनी है, सब जगह से हार गया कोई व्यक्ति, तो लास्ट में कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। पहला है हमारा लघुकरण। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर दें, हरा कर दें और थोड़ी बड़ा कर दें। पहला है लघुकरण, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, चौथा प्रविलंबन और पांचवा है क्षमा। चलिए एक एक समझते हैं। सजा की प्रकृति पर लघुकरण में यह होता है सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना। और परिहार में होता है सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। ठीक है। और विराम का क्या होता है? विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। प्रबल समय के लिए टालने की प्रक्रिया, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए। ठीक है। और क्षमा ये होता है पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। चलिए, तो हमारा नोट है यहाँ पर क्या? तो नोट है हमारा किसका? पैसे वाला नोट नहीं यार, लिखने वाला नोट है, नोट करिए। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अब राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अधीन और राज्यपाल को प्राप्त है अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 के अधीन। राज्यपाल राज्य की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। कौन कौन सी? मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जो राज्य की विधि विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उसमें व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति रखता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल को नहीं। हाँ, यह जरूर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित दंडावधि को कम एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है। जो सैन्य न्याय होता है ना, मार्शल लॉ, उसको राष्ट्रपति ही रोक सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 53 में होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना। अनुच्छेद 111 में है क्या? संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। संसद अगर कोई भी विधेयक पारित कर देती है तो अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति उसको सहमति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, संघीय बजट। ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति इसमें देख लेते हैं। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मुख्य प्रतिद्वंदी थे के.टी. शाह। 1957 में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य प्रतिद्वंदी थे एन दास। 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और चौधरी हरिराम उनके प्रतिद्वंदी थे। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, के सुब्बा राव। 1969 में वी गिरी, एन संजीव रेड्डी। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, त्रिदिब चौधरी। और 1977 में एन संजीव रेड्डी बन गए भैया राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने गए। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह बने, HR खन्ना इनके प्रतिद्वंदी थे। 1987 में R वेंकट रमण, V कृष्ण अय्यर
1992 में डॉक्टर शंकर दयाल, जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल, और 1997 में के.आर. नारायण, टी.एन. शेषन इनके प्रतिद्वंदी थे। 2002 में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, लक्ष्मी सहगल इनकी प्रतिद्वंदी थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 में, बी.एस. शेखावत इनके प्रतिद्वंदी थे। 2012 में प्रणब मुखर्जी, पी.एस. संगमा इनके प्रतिद्वंदी थे। 2017 में रामनाथ कोविंद, मीरा कुमारी। अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो इनके प्रतिद्वंदी थे। कौन? नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले भाजपा में थे, स्वर्गीय अटल बिहारी की गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनके नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय। राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय क्या क्या हैं? भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। जब विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने यूएन राव मामले में कहा कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सलाह देगा। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार नहीं कुछ करेंगे। कुछ हैं शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, लेकिन अधिकांश निर्णय, देश हित के निर्णय प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उनको सलाह देगा। पुनः 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74(1) में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर बाद में पुनः 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। चलिए, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है? इज द प्रेसिडेंट अ रबर स्टैम्प? सही, यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ की मुहर है, रबर स्टैम्प है। वस्तुतः कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। ऐसी कुछ स्थितियां निम्नलिखित हैं, जैसे यदि लोकसभा के चुनाव परिणाम में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन प्री पोल अलायंस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चय करना होता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देता है जो उनकी राय में लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो दे तथा अविश्वास मत नो कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने की बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे तो भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। अनुच्छेद नेक्स्ट है अनुच्छेद 74(1) में 44वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति तो है कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सकें। ठीक है, यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा नई लोकसभा का गठन न हुआ हो तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार न करे जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाती हो या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय यानी मेजर पॉलिसी डिसीजन करने के संबंध में हो।
अनुच्छेद 78 में भी अनुच्छेद 78 में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 ख के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारियां मांग सकता है। ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 ग के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कोई विशेष मंत्रिपरिषद के समकक्ष रखने का निर्देश दे। प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे। वह प्रधानमंत्री को रखने का निर्देश दे जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि यार सॉरी दोस्तों, कि विधिवत निर्वाचन कोई सदस्य निर्धारित अनर्हताओं से ग्रसित या नहीं और इस विषय में उसका फैसला अंतिम होता है। मतलब उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि विधिवत निर्वाचित कोई सदस्य निर्धारित अनर्हताओं से ग्रसित है या नहीं। मतलब अगर निर्वाचन आयोग ने किसी सदस्य को अनर्हताओं से ग्रसित कर दिया है या नहीं, ठीक है, इस पर अगर होगा, इस विषय में उसका फैसला अंतिम होगा, जो भी वह निर्णय लेंगे। स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति उतना कमज़ोर नहीं है जितना कुछ आलोचक बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भारत का राष्ट्रपति आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप लोग बहुत मेहनती हैं। आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर सफल होगी। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करें अपने भविष्य की उन्नति के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।